बच्चों, मैं संजय सर आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट और पावर करेंगे। ये आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, मैंने ये लिखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है इट इज, इसका पहले डेफिनेशन करेंगे। इट इज द फेनोमेनन it is the phenomenon of production of heat through production of heat in a resistor। इसको लिखेंगे in a resistor on passing electric current through it। मैंने लिखा इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रेसिस्टर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट। तो इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अब बच्चों, इसमें हम लोग अब करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसमें इसका है कि हीट इज डायरेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इट स्टेट्स दैट, यहाँ पे लिखेंगे इट स्टेट्स दैट the heat is directly proportional to the square of current comma heat is directly proportional to the resistance to the resistance and heat is directly proportional to टाइम। इसी का मैथमेटिकल फॉर्मेशन लिखेंगे। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट, हीट is directly proportional to resistance and heat is directly proportional to time। इसी को कंबाइन करके लिखेंगे बच्चों, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ये कंबाइन करके लिखेंगे। हमारे पास ये टाइम है, हीट, इसी को कांस्टेंट अगर यूज करते हैं, 1 ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू होता है, जैसे के लिया, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ के का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हीट का जो आपका फाइनल फार्मूला है आई स्क्वायर आर टी। फिजिक्स में किसी भी प्रोपोर्शनल को जब इक्वल टू लिखते हैं तो टेक्स कांस्टेंट, बच्चों कोई कांस्टेंट हमेशा लेता है, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, इसलिए आपको यहाँ पे हीट इज इक्वल टू के का वैल्यू 1 ले लिया, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। अब इसी को हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे आई आर, वी इक्वल टू होता है आई आर, वी इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे आई आर की जगह वी आई भी लिख सकते हैं, तो हीट का एक दूसरा फार्मूला हो जाएगा। आपको आई आर की जगह लिखा वी आई टी, वी
आई टी, आई आर के बदले लिखा वी, फिर आई लिखा और टी आई आर की जगह, तो हीट इक्वल टू वी आई टी। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। ये न्यूमेरिकल के लिए, फॉर न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया इसको यहाँ पे फॉर न्यूमेरिकल। तो चलो बच्चों नोट डाउन। मैंने सबसे पहले एक बार और बोल दे रहा हूँ, इट इज़ द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, या जनरेटिंग हीट लिख सकते हैं, प्रोडक्शन की जगह जनरेटिंग हीट भी लिख सकते हैं, इन अ रेसिस्टर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो इसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहता है कि यह इट स्टेट्स दैट द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, heat is directly proportional to the resistance and heat is directly proportional to time। इसी को कंबाइंड मैथमेटिकल फॉर्मूले मैंने लिख दिया इसको, heat is directly proportional to a square of the current, heat is directly proportional to resistance, heat is directly proportional to time। इसको कंबाइन करके लिखा, यहाँ पे k का वैल्यू 1 ले लेंगे, इक्वल टू जब लिखेंगे तब ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे, है ना। तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आपको आई आर की जगह V लिखेंगे और एक आई, दो आई है, एक आई लिखेंगे और टाइम। ये न्यूमेरिकल के लिए हमें याद रखना है। चलो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अब बच्चों ये एप्लीकेशन है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग। तो एप्लीकेशन होता है, आपको पहला है फ्यूज के अंदर, फ्यूज काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर पहला जो एप्लीकेशन है फ्यूज में होता है। फ्यूज भी इसी के ऊपर काम करता है, वर्क करता है। उसके बाद बल्ब है आपका। तीसरा है जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ, ये हीटिंग एलिमेंट है सारा, फ्यूज वगैरह जितने भी काम करते हैं। आपको हीटर है, सारे इस प्रिंसिपल पे, हीटिंग इफेक्ट पे ये काम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट ऐसे लिख लो। फ्यूज के अंदर करते हैं, बल्ब में करते हैं, हीटर में यूज होता है। ये हीट हो करके तब लाइट हमें मिलता है या हीट मिलता है। फ्यूज भी वही चीज़ है, ये गर्म हो करके फ्यूज ब्रेक हो जाता है। अभी करेंगे कि फ्यूज क्या होता है, उसका एप्लीकेशन में आपको पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। इट फ्यूज या इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, it is used to protect the circuit, from unduly या abruptly high या अनड्यूली करंट से ये बचाता है। जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज में ये प्रोटेक्ट फ्रॉम अनड्यूली करंट, ये इट हैज़ हाई रेसिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज
generally made up of tin and lead से बना होता है। when the current increases in the circuit it melts and protects the appliances ये अप्लायंसेस को बचाता है। ये सेफ्टी डिवाइस होता है। ये इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम अनड्यूली करंट या एब्रप्टली हाइक इन करंट एकाएक बढ़ जाए तो उससे बचाता है। इट हैज हाई रेसिस्टिविटी, इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ टीन और लेड से बना होता है। When the current increases in the circuit, it melts and protects the appliances which are, है ना, ये लिखेंगे appliances, protect the appliances, बस यहाँ sufficient है। it melts and protects the appliances, melts हो जाता है और जितने भी appliances जुड़े होते हैं उनको बचाता है। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये इसको हमें याद रखना है। चलो बच्चों नोट डाउन। बच्चों अब हम लोग करेंगे पावर। पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है आपको, अच्छा एक चीज, हीट का जो यूनिट होता है, आपको यूनिट ऑफ हीट लिख लो पहले, जूल होता है। जो वर्क का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, वही हीट का भी होता है। तो यूनिट ऑफ हीट ये जूल होता है, जूल्स। यूनिट ऑफ हीट हो गया जूल। इसी को शॉर्ट में यहाँ पे जे लिखते हैं। बच्चों अब पावर करेंगे। पावर क्या होता है? पावर होता है कि द रेट ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ पावर इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखते हैं पहले, द रेट ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड या डिसिपेटेड पर सेकेंड। पावर इक्वल टू होता है बच्चों एनर्जी अपॉन टाइम। इसी को, इसका जो यूनिट होता है पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर यूनिट है, ये यूनिट इसका होता है वो वॉट। इसको W से भी डिनोट करते हैं, वॉट। चलो इसको छोड़ो, आपके में नहीं है, वॉट से डिनोट है ना, वॉट लिखते हैं। दूसरा यूनिट होता है और जूल पर सेकेंड दूसरा यूनिट होता है बच्चों, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। तो पावर का ये यूनिट हो गया आपका वॉट और जूल पर सेकेंड। पावर जो होता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो बल्ब में, अच्छा चलो मैं उसको करता हूँ बाद में, पहले इसको डिफाइन करना है कि 1 वॉट क्या है। तो पावर इक्वल टू, दूसरा जो फॉर्मूला होता है, देखो पावर इक्वल टू, एक और फॉर्मूला लिख लो, पावर इक्वल टू होता है VI। ये कैसे होता है? तो आपको मैंने बताया हुआ था, एनर्जी जो होता है ना, देखो यहाँ V इक्वल टू होता था, पोटेंशियल यूज करते थे, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना,
वर्क डन अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता था आपको वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो एनर्जी है वही वर्क डन है, जो एनर्जी है इक्वल टू वर्क डन है इक्वल टू वी क्यू, ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया वी क्यू। तो एनर्जी, यहाँ एनर्जी की जगह हमने क्या लिखा, पावर इक्वल टू लिखा ई अपॉन टी, इसकी जगह लिखा वी क्यू अपॉन टी, और क्यू अपॉन टी जो होता है बच्चों, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट जो होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो इसी को लिखेंगे V आपको I, वी आई। तो यही हमारा डेरिवेशन, पावर इक्वल टू वी आई। एक दूसरा डेरिवेशन है या डेफिनेशन भी इसी को दे सकते हैं। तो इसका जो तीसरा यूनिट हो सकता है वो होता है वोल्ट एम्पियर, और जो यूनिट में वोल्ट आपका एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, ये हमारा तीसरा यूनिट है। तो यूनिट जो मैंने लिखा, ये 3 यूनिट लिखा, ये 3 यूनिट है आपको। पहला लिखा वॉट, दूसरा लिखा जूल पर सेकेंड, तीसरा लिखा वोल्ट एम्पियर। ये वोल्ट और एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो ये आपका 3 यूनिट इसका हो सकता है। अब ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज 1 वॉट। डिफाइन 1 वॉट क्या है। तो इसका 2 डेफिनेशन हम, जैसे 2 फॉर्मूला है इसलिए 2 डेफिनेशन दे सकते हैं, और दोनों ट्रू है, दोनों सही है। तो 1 वॉट इक्वल टू, फर्स्ट से दे रहा हूं, यहाँ पावर की जगह मैंने लिखा 1 वॉट, यहाँ लिखा 1 जूल, और यहाँ लिखा 1 सेकेंड। इसी को डेफिनेशन में चेंज कर देंगे हम लोग। तो 1 वॉट क्या है, 1 वॉट इज द पावर, 1 वॉट इज द पावर used, 1 watt is the power when 1 joule of work is done in 1 second, 1 second। तो इसी को 1 वॉट कहते हैं। अब है यहाँ पावर इक्वल टू वी आई, और दूसरा डेफिनेशन अब इससे दे रहा हूं। देखो यहाँ पे पावर इक्वल टू है वी आई, तो मैंने लिखा 1 वॉट, यहाँ पे लिखा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। इसका डेफिनेशन देंगे तो 1 वॉट इज द पावर that carries क्या, 1 एम्पियर करेंट, that carries 1 एम्पियर करेंट। अगर किसी भी कंडक्टर से होके 1 एम्पियर पास करता है, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हम अप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे। तो 1 वोल्ट इज द पावर दैट कैरीज 1 एम्पियर करेंट, 1 एम्पियर current at a potential difference of at the potential difference of 1 volt applied across the conductor, across a conductor, उसको across a conductor, तो हमें उसको 1 वॉट कहेंगे। 1 वॉट is the power when 1 ampere that carries 1 ampere current at the potential difference of 1 volt applied across the conductor। अगर किसी भी कंडक्टर के across, अगर ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा रेसिस्टर है, यही हमारा रेसिस्टेंस है, और इसी के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं,
1 वोल्ट अप्लाई करते हैं और इससे होके 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो इसी को हम लोग 1 वॉट कहते हैं, 1 वॉट। ठीक है, चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको मैं इम्पॉर्टेंट ये कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ देखो कि अगर सीरीज में हमारे पास 3 बल्ब है, 3 बल्ब हैं इन सीरीज, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सीरीज में हमने इन सीरीज 3 बल्ब लगाया। ये बल्ब, ये एक फिलामेंट है ऐसे, और ये बल्ब है आपका एक बल्ब। दूसरा बल्ब हमने लगाया, सेकेंड है बल्ब। ये बल्ब है बच्चों, ये बल्ब है, फर्स्ट बल्ब है, ये फिलामेंट है आपका। और एक और बल्ब लगाया मैंने ये सीरीज के अंदर, ऐसे है, और ये बल्ब है आपका बल्ब है। अब ये बल्ब जो है ना, ये सीरीज में कनेक्टेड है। मान लो सीरीज में मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, और यहाँ पे आपका एम्पियर ये करंट है। सबका रेटिंग जो है ना, ये सबका पावर अलग अलग है। तो आपको मालूम है कि सीरीज में जितने भी बल्ब है इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, V1 होगा, इसका पोटेंशियल भी इसके अंदर अलग यूज होगा, इसका V2 होगा, इसके अंदर ये इसका पोटेंशियल V3 अलग होगा। सीरीज में पोटेंशियल सारे जितने भी रेसिस्टर होते हैं चाहे बल्ब होते हैं, सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है। बट करंट जो होता है ना, करंट आपका सेम होता है, करंट इसके अंदर करंट फ्लो सेम होता है। मान लो सपोज करो मैंने इसका पावर दे दिया बच्चों, मान लो आपको मैंने दे दिया, चलो 30 वॉट दे दिया, इसका पावर है, इसका रेटिंग है पावर 30 वॉट, इसका पावर है 40 वॉट, और इसका पावर है P2 मैंने ना दे दिया, P2 है ये, और P3 है ये आपका है 60 वॉट। अब इसमें करंट जो है ना बच्चों, इस सीरीज है तो सीरीज में करंट क्या होता है, करंट सेम होता है। सीरीज में आपका I जो होता है ना वो सेम होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। सारे अप्लायंसेज के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट यूज करते हैं, अलग अलग, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अब इसमें ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसमें से कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, व्हिच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हिच बल्ब, कौन सा बल्ब जो होगा वो फ्यूज पहले करेगा, और ब्राइटर कौन सा होगा। तो ब्राइटर कौन सा होगा, आपको मालूम है कि पावर इक्वल टू, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, पावर इक्वल टू, ये नोट डाउन कर लो, पावर इक्वल टू होता है VI, पावर मैंने एक फॉर्मूला लिखाया VI ये। अब देखो पावर जो होगा V की जगह हमने करंट में, क्योंकि करंट इसमें सेम होता है इसलिए IR इंटू I, इसी को V इक्वल टू IR, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो I²R हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो पावर और रेसिस्टेंस है, पावर यहाँ पे करंट सेम है, पावर जो है ना यहाँ पे रेसिस्टेंस V इक्वल टू IR। अब यहाँ पे देखो I जो है ना इसके अंदर सेम है, करंट सेम है, बट जो है ना ये पावर और रेसिस्टेंस की बात है, तो इसके अंदर सीरीज में, इन सीरीज जो लोएस्ट वोल्टेज होते हैं, जो लोएस्ट वोल्टेज बल्ब है,
द लोएस्ट वोल्टेज बल्ब, जो लोएस्ट वोल्टेज बल्ब है उसमें क्या होगा कि उसका जो रेसिस्टेंस है, देखो P जो है ना, यहाँ पे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसके अंदर करंट सेम होता है। अब यहाँ पे देखो P इक्वल टू पैरेलल के लिए द इन सीरीज लिखेंगे, द लोएस्ट वोल्टेज बल्ब विल ग्लो ग्लो ब्राइटर, ग्लो ब्राइटर। ये जितने भी लोएस्ट है इसका देखो, आप जैसे करंट, यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, तो जो लोएस्ट वोल्टेज है उसका जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिख सकते हैं। तो करंट इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। इसके अंदर आपको, तो द इन सीरीज में लिखेंगे द लोएस्ट वोल्टेज बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, जो कम है इसके अंदर कम पावर है, ये ग्लो ब्राइटर करेगा व्हेन द करंट, ये एक और लिख लो यहाँ पे, बिकॉज इसके सीरीज के अंदर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, इससे रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ये ग्लो ब्राइटर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे R हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये R है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इन सीरीज द लोएस्ट वोल्टेज बल्ब विल ग्लो ब्राइटर बिकॉज the resistance increases, increase कर जाता है, resistance increases and the lowest voltage bulb will get fused first, पहले ये फ्यूज हो जाएगा। अब उसी तरह से पैरेलल में, मैंने ये नोट डाउन कर लो, आपको मैंने ये लिखा कि पावर इक्वल टू, इसमें करंट सेम होता है तो पावर इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब है कि इसमें पावर जो है ना कम है, तो पावर है तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर ये ज़्यादा ग्लो करेगा तो फ्यूज, अगर जो है ये फ्यूज पहले कर जाएगा। अगर करंट यहाँ पे, बिकॉज द रेसिस्टेंस इंक्रीज एंड द लोएस्ट वोल्टेज बल्ब विल गेट फ्यूज्ड फर्स्ट when the current increases, from safety limit, सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये ब्राइटर तो दिखेगा लेकिन थोड़ी देर बाद ये फ्यूज कर जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि जो कम सीरीज के अंदर जो लोएस्ट वोल्टेज बल्ब होता है वो ब्राइटर भी होगा और फ्यूज भी पहले करेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। चलो बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको पैरेलल में दिखाते हैं कि पैरेलल में अगर बल्ब जुड़े हों तब क्या होता है। अब बच्चों, मैं सारे बल्ब को इन पैरेलल में अगर हम इस बल्ब को, ऐसे है हमारा बल्ब को, ये बल्ब का फिलामेंट है, ये बल्ब है हमारा, इसको अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं, जैसे एक दूसरा बल्ब है हमारा, ऐसे सब पैरेलल में है, पैरेलल। एक तीसरा बल्ब है,
ये हमारा बल्ब है, ये सारा हमारा क्या है, बल्ब है। इसमें इसको हमने फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों। ये हमारा की है, ये हमारा क्या है, की है। और यहाँ पे आपका एमीटर है, यहाँ पे एमीटर है। ऐसे ये पॉजिटिव, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको मालूम है कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इस सारे के लिए वोल्टेज सेम रहेगा, इसके अंदर V सेम होता है, सब के लिए V सेम होगा, सबके लिए वोल्टेज सेम होगा। लेकिन इसमें डिफरेंट बल्ब्स यूज कर रहे हैं। अब सोचो बच्चों, मैंने इसको लिया, मैंने पहले 30 वॉट लिया, इसका पावर है, इसका 40 वॉट पावर है, और इसका 60 वॉट पावर है, 60 वॉट है। ये डिफरेंट रेटिंग है, इसका 30 रेटिंग दिया हुआ है, 30 वॉट का बल्ब है, 40 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है। तो इसमें कौन सा ब्राइटर ज़्यादा होगा और फ्यूज कौन सा पहले करेगा। तो आपको मालूम है इसमें सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V सेम होता है, V सेम होगा, V की बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर V सेम होता है, लेकिन इसका पावर अलग अलग है। तो आपको मालूम है पावर इक्वल टू होता है VI। तो इसमें V सेम होता है, तो V के टर्म्स में इसको बच्चों चेंज कर लो। पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इंटू V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ। तो I की जगह बच्चों V अपॉन R लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला याद, V स्क्वायर अपॉन R हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि पावर जो है ना, आप सीरीज में भी सेम चीज लिख सकते हो, पावर इज इनवर्सली, पावर का जब भी यूज करेंगे तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। एज द रेसिस्टेंस, जब पावर लोएस्ट पावर होता है तो उसमें क्या होता है कि रेसिस्टेंस इंक्रीजेज हो जाता है। पिछले में सीरीज में जो लिखाया था बच्चों, इसी को यूज करना है सीरीज में भी। सीरीज में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यूज मत करना। इसमें एज मैं लिख रहा हूं, एज, या पहले एक चीज और लिख लो आप बच्चों, यहां पे एज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो इन सीरीज, मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ, सीरीज में वहां तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसमें था, वो सबका पावर डिनोट करने के लिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वन इनवर्स पावर एज द पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन सीरीज जो रेसिस्टेंस है, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रेसिस्टेंस ऑफ लोएस्ट वोल्टेज बल्ब है ना, बल्ब इंक्रीजेज, so the resistance of lowest voltage bulb increases, so it glows more brighter and it will get fused first। इसको याद रखो। इसी तरह से इन पैरेलल, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इन पैरेलल के अंदर, पैरेलल में जो रेसिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके अंदर। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है इन पैरेलल लिखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट वोल्टेज पावर बल्ब, हाईएस्ट, यहाँ पे लोएस्ट वोल्टेज बल्ब लिखा, यहाँ हाईएस्ट वोल्टेज बल्ब
wattage bulb will glow more brighter, sorry, यहाँ more brighter, and more brighter when the current, in parallel resistance of highest wattage bulb, ये गलत हो गया, bulb decreases, the resistance of highest wattage bulb decreases and it glows more brighter, ज्यादा ग्लो करेगा। ये आपका ब्राइटर है, ये ब्राइटर मैंने लिखा है, ब्राइटर, मोर ब्राइटर एंड, ठीक है, इट ग्लोज मोर ब्राइटर when the current increases from safety limit when the current increases from the safety limit, from the लिखना है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको बच्चों इरेज कर दो, थोड़ा जगह नहीं है, increases from the safety limit, ठीक है, मैंने लिखा in parallel resistance of highest wattage bulb decreases and it glows more brighter when the current increases from the safety limit, it will get fused, फर्स्ट, ये फर्स्ट पहले फ्यूज कर जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि सीरीज में रेसिस्टेंस ऑफ लोएस्ट वोल्टेज बल्ब इंक्रीजेज सो इट ग्लोज मोर ब्राइटर एंड इट विल गेट फ्यूज फर्स्ट। इन पैरेलल लिखेंगे, ठीक उल्टा है, जो कम, इसमें ज़्यादा वोल्टेज वाले हैं, जो ज़्यादा पावर वाले बल्ब हैं, उसको वो क्या करेगा, उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, तो इसका रेसिस्टेंस कम हो गया, रेसिस्टेंस कम होगा तो पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, पावर बढ़ गया, इसके अंदर रेसिस्टेंस घट गया, तो जो आपका हाईएस्ट वोल्टेज बल्ब है इट विल ग्लो मोर ब्राइटर व्हेन द करंट, जब करंट सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जब सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा करंट इंक्रीज कर जाएगा बच्चों, तो ये ब्राइटर भी दिखेगा लेकिन फिर ये फ्यूज पहले कर जाएगा। तो इसको याद रखना है कि सीरीज में लोएस्ट वोल्टेज बल्ब फ्यूज करेगा और पैरेलल में हाईएस्ट वोल्टेज बल्ब फ्यूज करेगा, और ये ज़्यादा ब्राइटर होगा, और उस सीरीज में लोएस्ट वोल्टेज बल्ब ज़्यादा ब्राइटर होगा, ये याद रखना है, और फ्यूज ये पहले करेगा, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। चलिए अब बच्चों, अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है जो हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है बच्चों, इसको 1 किलोवाट, इसको ये 1 किलोवाट आवर ये होता है। अब इसको जूल में अगर कन्वर्ट करने के लिए पूछता है तो इसको लिखेंगे 1000 वाट, किलो के बदले लिखा, 1 किलो के बदले लिखा मैंने 1000 वाट, आवर की जगह देखो 1 आवर की जगह लिखा मैंने
3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसी को मल्टीप्लाई किया तो 36 पे कितने जीरो है? 5 जीरो। ये 5 जीरो है वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, इसी को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखें तो 3.6 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 जीरो है, मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जूल। ये जूल के बराबर होता है। वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड इक्वल टू जूल, वॉट सेकेंड इक्वल टू जूल के बराबर होता है, और ये जूल हो गया हमारा। तो 1 किलो वॉट आवर को अगर कन्वर्जन कहे, कन्वर्जन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कन्वर्जन कहे तो ऐसे करेंगे। तो ये याद रखना है, 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू इतना जूल। ये इसी को 1 किलो वॉट आवर जो होता है उसी को 1 यूनिट भी बोलते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है ना, तो यूनिट में आता है। ये किलो वॉट आवर लिखा होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट जो होता है वो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। अब इसी को डेफिनीशन में, डेफिनीशन देना है, पूछता है डेफिनीशन, कहेगा डिफाइन 1 किलो वॉट आवर। इसका डेफिनीशन है, देखो डेफिनीशन देंगे कि 1000 या 1000 वॉट पावर used in 1 आवर। 1 घंटे में जितने 1000 पावर यूज करते हैं तो उसी को 1 किलो वॉट आवर कहते हैं। तो 1000 वॉट पावर यूज्ड इन 1 आवर, इज कॉल्ड, लिखेंगे 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलो वॉट आवर। It is called 1 kilowatt hour. It is called 1 kilowatt hour. इसको 1 kilowatt hour कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। अगर पूछेगा आपको डिफाइन ऐसे कि 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर, ये 1 वॉट आवर क्या है? तो ये 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर इज द, ये एनर्जी का यूनिट होता है। वॉट आवर जो होता है ना एनर्जी, तो 1 वॉट पावर यूज्ड इन 1 आवर। 1 आवर में 1 वॉट पावर यूज्ड इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 वॉट आवर। इसको 1 वॉट आवर भी कहते हैं। अब इसके ऊपर जो आपका बच्चों जो न्यूमेरिकल होता है, एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको मैं कराने जा रहा हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लो। हाँ जी बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिखा बच्चों, 6 ट्यूब लाइट्स ऑफ 40 वॉट ईच एंड 4 फैंस ऑफ 100 वॉट ईच ऑपरेट ऑन एन एवरेज 10 आवर्स अ डे। एक दिन में 10 घंटे यूज होता है ये 6 ट्यूबलाइट और आपका 4 फैंस जो 100 वॉट का है। इफ़ द एनर्जी कॉस्ट इज ₹3 पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा उसको फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे लीप ईयर होता तब तो हम 29 लेते, यहाँ पे आप 28 डेज ले लो, 28 डेज, ये 28 डेज के लिए हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक पावर दिया हुआ है। देखो दो केस है, दो चीज़ है। इसके लिए सबसे पहले हमने ट्यूबलाइट्स के लिए निकाल रहे हैं। तो इसका जो पावर है, देखो पावर है एक ट्यूबलाइट का पावर है 40 है ना, 40 वॉट, ये है 40 वॉट। और उसके लिए ठीक है, अच्छा, और 10 आवर्स है, टाइम है आपके पास, टाइम है 10 आवर,
10 आवर्स। अब इस सबसे पहले हमें एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, P1 इंटू टी, ये पावर है 40 इंटू 10, ये हो गया हमारा वॉट आवर, ये हो गया 400 वॉट आवर। अब लिखेंगे ये फॉर वन ट्यूबलाइट, फॉर वन ट्यूब के लिए है, ट्यूब के लिए ट्यूबलाइट ये है, फॉर वन ट्यूब के लिए निकाला मैंने 400 वॉट आवर। अब हमारे पास 6 है तो लिखेंगे फॉर 6 ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के लिए जो एनर्जी यूज हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी यूज्ड होगा, आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो 400 इंटू 6, तो ये हमारा हो गया 2400 वॉट आवर। अब इसको 1000 में चेंज कर लेना, अगर 1000 में आप चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.4, 1000 से इसको डिवाइड कर देना है तो किलो वॉट आवर, 2.4 किलो वॉट आवर। अब जो हम लोग हमारा है 4 फैंस के लिए, अब फैन के लिए हम लोग फैन के अंदर कितना एनर्जी यूज हो रहा है फैंस के कारण वो निकालेंगे। तो इसका अंदर जो पावर दिया हुआ है P2 इक्वल टू 100 वॉट ईच, यहाँ भी आप 40 ईच लिख लो, एक का था है ना, मैंने फिर 6 ट्यूबलाइट का अलग से निकाला। अब यहाँ पे ईच है, एक का है, इसमें टाइम जो है जो ऑपरेशन टाइम है वो 10 आवर्स है। तो फिर क्या करना है, फिर इसी तरह से बिल्कुल एनर्जी इक्वल टू जो एनर्जी है E2 कर लो, इसको E1 कर लो, ठीक है। E2 इक्वल टू P2 इंटू टी, टाइम सेम है आपका, ये 100 इंटू 10, ये हो गया आपको 1000 वॉट आवर। अब इसको किलो वॉट आवर में चेंज करना है, बाद में कर लेते हैं। अभी सबसे पहले लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 फैंस, ये 4 फैंस है तो 4 इंटू 1000 कर लो, 1000 वॉट आवर, ये हमारा हो गया 4000 वॉट आवर। इसी को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 4 किलो वॉट आवर। अब हमारे पास टोटल जो एनर्जी यूज हो गया ये हमारा 400 इन अ डे, एक दिन में है ना, 10 आवर्स यूज हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिखना बच्चों, टोटल एनर्जी यूज्ड इन अ डे, एक दिन में कितना यूज हुआ। तो एक दिन में आपके पास हमने निकाला है 2.4 किलो वॉट आवर, तो 2.4 प्लस आपके पास है 4, तो ये हो गया 6.4 किलो वॉट आवर, ये है एक दिन का एनर्जी यूज हो रहा है। अब हमें कॉस्ट निकालना है और टोटल एनर्जी निकालना है। नाउ यहाँ मैं करने जा रहा हूँ, इसको यहाँ से सेपरेट कर लो आप, यहाँ पे नाउ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 28 डेज, फरवरी मंथ में है 28 डेज, तो इसको क्या करेंगे 28 मल्टीप्लाई, आपके पास टोटल एक दिन का यूनिट है 6.4, इसको 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 है और 28 है, ये हो गया 32, 3, 48, 3, 51, ये आ गया 8 और ये हो गया 12, 1, ये 2, 9, ये हो गया 10, 1,
तो आपको आ गया एक के बाद 209.2 यूनिट्स। तो ये 6.4 आ गया था किलोवाट आवर। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा आपको 648 या 32, 3 हो गया 48, 351, ठीक है, और ये 128, राइट। ये लिखेंगे 209.2 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये हमारा एक महीने का टोटल एनर्जी फाइंड हो गया, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ बिल निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो आएगा वो होगा 209.2 मल्टीप्लाई 3 पर यूनिट है, इसी को यूनिट भी लिख सकते हैं। तो 3 ये आ गया आपको 6, ये 9 3 या 27, 27 और हो गया 2 लिखा, 3 2 जा 627 रुपीज़ 60 पैसे। ये आपका कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट हो गया रुपीज़ दिस 627 पॉइंट आपको 60 पैसे। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। फिर बच्चों मैं एक बार बता देता हूँ, ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट का पावर इनटू टाइम करके निकाल लेना है। फिर आपके पास 6 ट्यूबलाइट्स हैं, तो 6 ट्यूबलाइट कितना एनर्जी एक दिन में करता है, उसका 2.4 किलोवाट आवर निकालेंगे। ये 1000 से इसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमारे पास है यहाँ पे इसका एक दिन का निकाल लिया, फिर एक दिन का ये भी निकाल लिया, ये पर डे है, ये पर डे हो गया, पर डे, यहाँ पे पर डे निकाल लेना। फिर यहाँ पे उसी तरह से फैन का निकाल लिया, 4 फैन है, मल्टीप्लाई करके इसको पावर इनटू टाइम करके 4 किलोवाट आवर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे, तो इन अ डे 2.4 हो रहा है। ये आपको 6 ट्यूबलाइट्स यूज हो रहा है, यूज कर रहा है ये एनर्जी, और ये आपका एनर्जी कर रहा है 6.4 किलोवाट आवर। टोटल ये 4 है, अब दोनों को ऐड कर दिया, 6.4 किलोवाट आवर आ गया। और फिर हमने टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 28 डेज, फरवरी में 28 डेज ले लिया मैंने, तो 28 से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। अब टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो निकालना है, इसको जितना हमारा यूनिट आया, ये हमारा 209.2 यूनिट्स है, तो इसको 3 से कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। चलो तो ये यहीं पे ख़त्म होता है ये चैप्टर बच्चों। आप सब जो है ना, ये आपको अच्छी तरह से इसको कर लेना रिवीजन, और मैं चाहूँगा कि बच्चों आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।